The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper. साथियों नमस्कार। अभी तक आपने हिंदी की ऑनलाइन क्लासों पे जब मैं क्लासेस में आपने देखा होगा, हमने वर्णमाला के बारे में विस्तृत तरीके से अध्ययन किया था। अब इसी क्रम में जब हम देखते हैं कि वर्णमाला पे एक दिवसीय परीक्षाओं या हिंदी की किसी भी परीक्षाओं में किस तरीके से आपसे प्रश्न किए जाते हैं, आज हम उसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे वर्णमाला पे सबसे पहले आपसे ये प्रश्न किया जाता है कि वर्णमाला का जो व्यवस्थित रूप है, अच्छा वर्णमाला का प्रयोग हमारे लिए भाषा का ही तो रूप होता। वर्णमाला के लिए हमें क्रम से पूछा जाता कि इसको क्रम से सजाना है। सबसे छोटी इकाई भाषा की वर्ण, या इसी को अक्षर कहा जाए, या इसको ध्वनि। पहली क्लास पे हमने तीनों पे अंतर बताया था कि वर्ण अक्षर ध्वनि किसे कहते हो। फिर इनका क्रम मिलकर के हमारे लिए वर्ण समूह का बनाता है, वर्ण समूह। इन्हीं से फिर हमारे लिए शब्द बनते हैं, वर्ण समूह ही शब्द बनाते हैं, शब्द या पद। फिर शब्द पद से फिर हम शब्द समूह बनाते हैं, शब्द समूह या पदबंध कहा जाए। पदबंध से फिर उपवाक्य बनते हैं, उपवाक्य से फिर वाक्य बनते हैं, वाक्य से फिर भाषा बनती है। देखो ये क्रम इसलिए आपको जानना जरूरी है। आपसे कहा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो विकल्प पे वर्ण अक्षर या ध्वनि लिखा होगा। वर्ण अक्षर या ध्वनि, इनसे फिर वर्ण समूह बनता है। वर्ण समूह के बाद में जब तक हम वर्ण समूह को उच्चारित करते रहते हैं तब तक उसको हम शब्द कहते हैं, और जब उनको लिखने लगते हैं, लिखित रूप पे लेकर के आते हैं, तो उनको हम पद कहते हैं। उसी तरीके से जब तक हमने शब्द समूह को उच्चारित किया तब तक वो शब्द समूह है। अगर हमने उसको लिपिबद्ध कर दिया तो वो पदबंध हो गया। पदबंध के बाद में फिर उपवाक्य बनता, उपवाक्य के बाद में वाक्य बनता, फिर भाषा बनती। आपसे कभी इस परीक्षाओं पे ये क्रम सजवाया जाएगा कि आप इसको क्रम से सजाइए कि किस क्रम से ये, तो ये क्रम का सबसे छोटा रूप और सबसे अंतिम रूप पे भाषा। एक बार कभी परीक्षा पे पूछा गया कि भाषा हम कहते किसको हैं, भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई, तो भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष माने बोलना या कहना, अर्थात जिस किसी माध्यम से हम अपने विचारों या भावों को प्रकट करने में सक्षम होते, उस सभी को हम भाषा कहते हैं। भाषा के 4 प्रमुख तत्व बताए गए। अगर आपसे भाषा के तत्व पूछे जाएं तो आप इनकी संख्या 4 बताओगे। तत्व पूछा जाए, अवयव कहा जाए, या अंग कहा जाए, या कुछ भी इस तरीके का कोई टर्म यूज किया जाए तो उसको आप भाषा के 4 तत्व बताओगे। कौन कौन से? ध्वनि, शब्द, वाक्य या रूप। पद लिखा जाएगा या रूप लिखा जाएगा। देखो इस पे आपसे पूछा जाएगा कि भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो आप ध्वनि बोलोगे। एक एक लाइन पे आप इसको मेरे साथ लिखते हुए चलोगे। आपसे कहा जाए कि भाषा की लघुत्तम इकाई, उच्चारित की जाने वाली लघुत्तम इकाई, तो आप कहोगे कि ध्वनि होती है। भाषा की उच्चारित करने वाली सार्थक इकाई, तो आप शब्द कहोगे। भाषा की पूर्ण एवं सार्थक इकाई तो वाक्य कही जाएगी। भाषा की लिखित या व्याकरणीय योग्यता प्राप्त इकाई, तो आप पद कहोगे। देखो अंतर समझो। भाषा की सबसे छोटी उच्चारित की जाने वाली इकाई ध्वनि कहलाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक का अर्थ क्या होता है? जिसमें अर्थ हो, निरर्थक नहीं होनी चाहिए, अर्थ के साथ होगी तो वो शब्द कहलाएगी। भाषा की सार्थक एवं पूर्ण इकाई, देखो यहाँ तक केवल सार्थक की बात थी, अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई, सार्थक एवं पूर्ण इकाई, तो वो वाक्य हो गई। फिर आपसे कहा गया भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त इकाई। व्याकरणीय योग्यता का अर्थ क्या होता? आप कई सी व्याकरण में पाठ पढ़ोगे, कारक हैं। अगर प्रत्येक चीज़ का बिल्कुल जहाँ पर जैसे आप वह जाता है तो वह घर जाता है, घर के और मध्य के बीच में को लगना चाहिए। को का प्रयोग हमने नहीं किया, लेकिन वहाँ पद का रूप ले गया। को छिप जरूर रहा है लेकिन वहाँ कर्म कारक का प्रयोग हो रहा। अर्थात भाषा की छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की सार्थक एवं पूर्ण इकाई वाक्य, भाषा की सार्थक इकाई शब्द, और भाषा की व्याकरणीय योग्यता इकाई पद या रूप। इसी क्रम पे जब हम आगे चलते हैं तो आपसे ध्वनि के लिए पूछेगा। भाषा की उच्चारित की जाने वाली सबसे छोटी इकाई ध्वनि थी। भाषा की ध्वनि के 3 पक्ष होते। ध्वनि के पक्ष पूछता है तो आपको 3 पक्ष बताने हैं। कौन कौन से? संवहन, उत्पादन और ग्रहण।
उत्पादन, दूसरा संवहन और तीसरा ग्रहण। अगर पक्ष पूछता है तो आप इसके 3 पक्ष बताओगे। अगर आपसे गुण पूछता है तो 4 बताओगे। अगर ध्वनि के गुण पूछता है तो आप इनकी संख्या 4 बताओगे। ये 4 कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं मात्रा, स्वर, मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि थी, उच्चारित की जाने वाली इकाई ध्वनि थी। अगर आपसे पक्ष पूछा जाएगा तो आप ये 3 बताओगे। उत्पादन अर्थात इसका उत्पादन कहाँ से हुआ। संवहन, ये क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद में दूसरे के पास में जाती है, इसको संवहन कहते हैं। और इसको अंतिम रूप में ग्रहण कौन करता है? ये ग्रहण। अगर पक्ष पूछेगा तो 3 पक्ष बताओगे। गुण पूछेगा तो 4 बताओगे। मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। इसमें सब समझ में आते होंगे, वृत्ति नहीं समझ में आता। और वृत्ति किसे कहते हो? वृत्ति माने व्यापार, अर्थात ऐसा कोई ध्वनि का व्यापार जिसके माध्यम से हम किसी दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, उसको हम वृत्ति कहते हैं। इसके बाद में फिर अगले पक्ष पे जब आते हो तो आपसे स्वरों के भेद पूछता है वो, कि स्वर के कई तरीके से भेद होते हैं। एक स्वर का भेद पूछेगा कि मात्रा आधारित स्वर कितने होते हैं। मात्रा आधारित अगर स्वर भेद पूछेगा तो इनकी संख्या आपको 3 बतानी है। ये कौन कौन से होते? आपने जब स्वर पढ़े थे तो उस पर हमने ह्रस्व बताया था, दीर्घ बताया था, गुण बताए थे, वृद्धि बताए थे। यहाँ पर उनकी जरा सी संख्या बदलेगी। सबसे पहला भेद होता ह्रस्व, दूसरा भेद होता दीर्घ और तीसरा भेद होता प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसे कहते हो? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत उसे कहा जाता है। ह्रस्व माने होता छोटा, अर्थात ऐसा कोई भी स्वर जो एक मात्रा का समय ले, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला री। एक मात्रक। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझो, जहाँ पर 1 सेकेंड का समय लगे, इसको डिस्क्राइब करने के लिए समझा रहे हैं, खाली आपको वर्णित करके आप समझने का प्रयास करो। ऐसी कोई भी मात्रा जिसमें 1 सेकेंड, क्षण का समय लगे, उसको ह्रस्व कहोगे। दीर्घ पे आते हो तो इनको छोड़ करके जितने भी स्वर हैं उनको हम द्विमात्रिक कहेंगे, दीर्घ कहेंगे, अर्थात बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, ए, आई, ओ सबको हम दीर्घ पे। इसका तात्पर्य जिनमें हमें थोड़ा सा समय देना पड़े, 1 से 2 सेकंड का समय, थोड़ा सा समय बढ़े, उसको हम दीर्घ पे ले जाएंगे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, ए, ऐ, ओ और औ। इन सबको हमने दीर्घ में रखा। प्लुत पे कौन से रखेंगे? प्लुत पे हमको 3 मात्रक, त्रिमात्रिक कहा जाता है, अर्थात जिसमें 3 सेकेंड का समय या इससे भी अधिक का समय लगे। इसकी पहचान कैसे करनी है? या तो आपको किसी भी शब्द के मध्य पे 3 की संख्या लिखी होगी। कहीं कहीं आप देखते हो ओम ऐसे लिखा जाता है, या फिर दूसरा तरीका इसको लिखने को होता, हमें राम लिखना है तो रा पे हमने बड़े आ की मात्रा लगा दी और फिर इस पर हमने 3 बार यस का चिन्ह बना के माँ लिख दिया, तो ये राम हो गया। प्लुत उसे कहोगे जहाँ पर 3 सेकंड या इससे भी अधिक का समय लगता हो, उसको हम प्लुत कहेंगे। एक और आपसे पूछा जाता, जीभ के उठने के आधार पर भी स्वरों के भेद पूछे जाते, तो इनकी संख्या आप 4 बताओगे। संवृत, अर्धसंवृत, विव्रत और अर्धविव्रत। ये कौन से भेद हुए स्वरों के? ये स्वरों के भेद हुए जीभ के उठने के आधार पर। देखो नाम से स्पष्ट होगा। इस पे देखो अनुस्वार संधि है। संवृत, संवृत माने होता गोला, अर्थात जिस किसी स्वर के उच्चारण पे हमारे मुख की आकृति सम्यक गोले का रूप धारण करती, उसको हम संवृत बोलते हैं। ये कौन कौन से होते? ई, उ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। अर्धसंवृत अर्थात जहाँ कहीं मेरे मुख की आकृति आधे गोले का रूप लेती हो, जैसे आए और ओ। आप मेरे साथ उच्चारित करोगे तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी अर्धसंवृत क्यों कहते हो। विव्रत, बी माने विशेष, वृत्त माने गोला, अर्थात मेरे मुख की आकृति विशेष गोले का रूप धारण कर ले, वहाँ विव्रत। इस पे आप बड़ा आ, आप बड़े आ का उच्चारण करो आ,
देखो आप पूरे मुंह की विशेष रूप से खुलता है, बाकी बचे हुए सबको आप अर्धविभ्रत पे डाल दो। कौन कौन सा बचता? एक तो छोटा आ बचा, एक ए बचा, एक आ, और आप पे एक अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग कर दो। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि जीव आधारित स्वरों के कितने भेद होते? 4 भेद होते, समृत, अर्धसमृत, विव्रत और अर्धविव्रत। समृत सम्यक रूप से मुख्य आकृति वृत्त का रूप धारण करे, ई उ ऊ। अर्धसमृत ऐ और ओ, विव्रत बड़ा आ, अर्धविव्रत आ, ए और आ। इसी आधार पर हमको एक बार हमने आपको ये बताया था कि स्वरों के भेद पर अगर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का नाम लगाया जाता तो उस पर हमें बताना होगा कि स्वरों के भेद 10 होते। वो कौन सा स्वर नहीं मानते थे? वो ऋषि वाले री को स्वर नहीं मानते थे। एक और आपने नाम सुना होगा, पंडित कामता प्रसाद गुरु। इनका नाम आपको इसलिए भी याद करना है, अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी का पाणिनि कौन है तो भी आप पंडित कामता प्रसाद गुरु का। पाणिनि का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। पाणिनि किसे कहते थे आप? पाणिनि जिन्होंने संस्कृत की व्याकरण लिखी, जिन्होंने एक अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। इसी तरीके से हिंदी के पाणिनि का नाम पूछा जाए तो आप बताओगे पंडित कामता प्रसाद गुरु। इनके अनुसार अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपको 11 बतानी है। अगर इनके वर्णों की संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या आपको 43 बतानी है। इनका नाम लेके पूछा जाएगा तो आपको ये संख्याएं तय करनी है, वरना आपने जो संख्याएं तैयार करी हैं वही संख्याएं आपकी चलेंगी। इधर इसके बाद में फिर हम करेंगे मात्राओं के भेद पे आ जाओ। स्वर आपने 11 पढ़े हुए, जब हम मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद पूछते हैं तो मात्राओं में जब आते हैं, ये टीटी पे खूब पूछा जाता है, मात्राओं के कितने भेद होते? स्वरों की संख्या आपने 11 पढ़ी, अगर ये मात्रा के रूप में वर्णित होते तो मात्राएं केवल हमको 10 मिलती। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण होगा कि स्वर तो 11 थे, मात्राएं 10 कैसे रह गई? आप छोटे आ की कोई मात्रा नहीं लगाते हो। छोटा आ सदैव व्यंजन के वर्ण में सम्मिलित हो जाता। अब बड़े आ से हम मात्राओं का प्रयोग करते, जैसे बड़े आ की मात्रा इस तरीके से संकेत करते हो, छोटी ई की मात्रा का संकेत ऐसे करते हो, बड़ी ई का संकेत ऐसे करते हो, छोटे ऊ का संकेत इस तरीके से करते हो, बड़े ऊ का संकेत ऐसे करते हो, ऋषि वाले री को इस तरीके से आप अंकित करते हो, ए का आई ओ औ। इस तरीके से अगर मात्रा आधारित पूछा जाता तो स्वरों के आपको हमें 10 भेद बताने हैं। इसके बाद पे जब हम आते हैं तो आपसे एक और बात पूछी जाती है मात्राओं के बाद में, कहता कि जीव के भाग के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते? तो जीव के भाग के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते, एक तो अग्र, दूसरा मध्य और तीसरा पश्च। ये कौन से स्वरों के भेद हैं? ये जीव के भाग के आधार पर। आप मेरे साथ उच्चारित करोगे, आपको ये निश्चित तय हो जाएगा। अग्र मध्य कि ये जीव के अगले भाग से उच्चारित होंगे, ये मध्य से होंगे और ये पीछे से होंगे। अग्र में छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए। आप देखो उच्चारण करो, ई ए आए। फिर आते हैं मध्य वाले पे, तो मध्य वाले पे छोटा आ, बाकी बचे जितने भी बड़ा आ, ओ, औ और आ। आप देखो इनका उच्चारण जब करते हो, अग्र माने आगे होता, मध्य माने बीच में होता, पश्च माने पीछे। इनका उच्चारण करिए मेरे साथ में, ई ए आए, आगे से उच्चारित हो रहे, मध्य से आ के लिए थोड़ा सा मुंह खुला और जीभ के मध्य भाग से निकल करके आया, पश्च पीछे से, आ देखो मुख के पिछले भाग से निकल के आता, ओ औ आ। डॉक्टर बोलते हो तो डॉक्टर के लिए आ की मात्रा का प्रयोग पीछे से लेकर के आते हो। तो ऐसे भी पूछेगा कि जीव के भाग के आधार पर आपको कितने भेद होते स्वरों के? तो 3 होते, अग्र, मध्य और पश्च। इसके बाद थोड़ी सी बातें व्यंजनों पे भी छूटती हैं। एक आपसे व्यंजन पूछेगा कि दंत व्यंजन पे जब आपसे पूछेगा कि द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? देखो इसके नाम से स्पष्ट है, द्वित्व माने क्या होता? द्वित्व माने दोहरा होता। किसी भी शब्द के उच्चारण पे यदि 2 व्यंजनों का प्रयोग हो, जैसे हम कहें लड्डू, आप देखो डा का 2 बार प्रयोग हुआ, एक बार आधा और एक बार उस मात्रा से। लड्डू हमने कहा कच्चा, चा वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ, ये द्वित्व है। हमने कहा पक्का, का वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ, हमने लिखा उल्लास।
ऐसा कोई भी उदाहरण दिया होगा तो आपसे पूछेगा इसमें किस व्यंजन का प्रयोग है, तो आप लड्डू डाडा 2 बार, कच्चा चाचा 2 बार, पक्का काका 2 बार, उल्लास लाला 2 बार, ये मेरे द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। एक और छोटे से भेद आपसे पूछ सकता है, आपने अनुनासिक वर्ण पढ़े थे, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक कहलाता था, यंग या मा याणा और ना। आपसे किसी भी शब्द को देख करके कहेगा कि ये अनुनासिक इसमें से कौन सा है, निरनुनासिक कौन सा है। आप अनुनासिक और निरनुनासिक में फ़र्क समझ लो। देखो इसके पहले शाब्दिक अर्थ को तोड़ लें। अनुनासिक किसे कहते हो, नासिका हम नाक को कहते हैं, अनु माने पीछे पीछे क्रम से लगातार कहते हो, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण पे हमको नासिका का सहयोग लेना पड़े उनको हम अनुनासिक कहेंगे। निरनुनासिक विसर्ग संधि है, नी माने रहित, अनुनासिक माने नासिका के सहयोग से, अर्थात जिन पे नासिका का सहयोग ना लेना पड़े। जैसे हमने लिखा गांव, आप देखो नाक का सहयोग हमको लेना पड़ा। हमने लिखा बांदा, नाक का सहयोग लेना पड़ा। ये सारे हमारे लिए अनुनासिक का कार्य किया। निरनुनासिक पे आए, जैसे हमने कहा इधर, आप देखो इस पे कोई नासिका का सहयोग नहीं। हमने कहा उधर, कोई नासिका का सहयोग नहीं। हमने बोला आप, कोई नासिका का सहयोग नहीं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनमें नासिका का सहयोग लिया जाए वो अनुनासिक, जिन पे नासिके के किसी वर्ण का सहयोग ना हो वो निरनुनासिक। इस तरीके से अगर आपके और भी कोई प्रश्न वर्णमाला से आधारित बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको अगले वीडियो पे जरूर मिलेंगे। और ये इस तरीके से आप क्रम से नियमित रूप से हिंदी की क्लासों के साथ जुड़ते रहिए। आप इस संकट के दौर पे निश्चित रूप से हिंदी ऐसी एक विकट चीज़, हिंदी की किसी एक दूसरी परीक्षाओं पे निश्चित रूप से आप सफलता पाओगे। आप नियमित रूप से इसका अध्ययन करते रहो। द मैक क्लास की ऑनलाइन क्लास को आप यूट्यूब से सर्च करके निरंतर देखते रहिए। धन्यवाद। हिंदी पे हम संधि पे चर्चा करेंगे। अब हम वर्णमाला के अगले भाग में, हिंदी के अगले भाग में हम संधि की चर्चा करेंगे। आप लोग वर्णमाला को पूर्णतः तैयार करने के बाद कमेंट पे अपने प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा, उसके जवाब दिए जाएंगे। और संधि के लिए एक बार आप मन में खाका किसी भी किताब से खींच लीजिएगा। इसके बाद पे जब आप हमसे संधि पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और संधि की एक एक महीन से महीन बात आपको समझ में आएगी। ट्रिकों के माध्यम से संधियाँ इतनी आसान हो जाएंगी कि संधियों के बाद में फिर आपको दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं लगेगी। धन्यवाद। अगले क्लास में हम संधि की बात करेंगे।